भाग एक संज्ञानात्मक क्रांति। पाठ 2 ज्ञान का वृक्ष। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हालांकि सेपियंस 1,50,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका को आबाद कर चुके थे, लेकिन उन्होंने पृथ्वी ग्रह के बाकी हिस्सों का अतिक्रमण करने और दूसरी मानव प्रजातियों को विनाश की ओर खदेड़ने की शुरुआत सिर्फ 70,000 साल पहले ही की। बीच की सहस्राब्दियों में भले ही ये आदिम सेपियंस ठीक हमारे जैसे ही दिखते थे और उनके मस्तिष्क हमारे जितने ही बड़े थे, लेकिन वे दूसरी मानव प्रजातियों पर कोई उल्लेखनीय बढ़त हासिल नहीं कर सके। वे विशेष परिष्कृत औजार तैयार नहीं कर सके और कोई अन्य साहसिक कार्य नहीं कर सके। दरअसल सेपियंस और निएंडरथल्स के बीच की पहली ज्ञात मुठभेड़ में निएंडरथल्स की जीत हुई थी। लगभग 1,00,000 साल पहले कुछ सेपियन समूह उत्तर में लेवांत आ गए थे, जो निएंडरथल्स का इलाका था, लेकिन वे अपने पैर जमाने में कामयाब नहीं हो सके। इसकी वजह खतरनाक स्थानीय मूल निवासी, कठोर जलवायु या अपरिचित स्थानीय परजीवी रहे हो सकते हैं। वजह जो भी रही हो, सेपियंस अंततोगत्वा निएंडरथल्स को मध्य पूर्व के मालिकों के रूप में छोड़कर पीछे हट गए। उपलब्धि का यह बुरा कीर्तिमान शोधकर्ताओं को इस अनुमान की ओर ले गया है कि इन सेपियंस के मस्तिष्क की अंदरूनी संरचना हमारे मस्तिष्क की अंदरूनी संरचना से भिन्न रही होगी। वे हमारे जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं सीखने, याद रखने, संप्रेषित करने की क्षमताएं कहीं ज्यादा सीमित थी। प्राचीन सेपियंस को अंग्रेजी पढ़ाने, उन्हें ईसाई धर्ममत के सत्य की ओर प्रवृत्त करने या उनमें विकासवाद के सिद्धांत की समझ पैदा करने की कोशिश शायद निराशा जगाने वाली होती। इसके विपरीत उनकी संप्रेषण व्यवस्था और उनके सोचने के तरीके को सीखने में हमें बहुत मुश्किल पेश आती। लेकिन फिर लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने कुछ बेहद खास तरह की चीजों की शुरुआत की। इस समय के आसपास सेपियंस के समूहों ने दूसरी बार अफ्रीका से प्रस्थान किया। इस बार उन्होंने निएंडरथल्स और दूसरी मानव प्रजातियों को न सिर्फ मध्य पूर्व से खदेड़ दिया, बल्कि पृथ्वी से ही खदेड़ दिया। उल्लेखनीय ढंग से छोटी सी अवधि के भीतर सेपियंस यूरोप और पूर्वी एशिया में पहुंच गए। लगभग 45,000 साल पहले उन्होंने किसी तरह खुले समुद्र को पार किया और ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचे, वह महाद्वीप जो अब तक मनुष्यों से अछूता था। 70,000 साल पहले से लेकर 30,000 साल पहले के बीच की अवधि नाव, तेल के दियों, तीरकमानों और सुइयों, जो गर्म कपड़ों की सिलाई के जरूरी थी, के आविष्कार की साक्षी बनी। जिन पहली वस्तुओं को विश्वसनीय ढंग से कला और जेवरों की संज्ञा दी जा सकती है, उनकी शुरुआत इसी युग से होती है। उसी तरह धर्म, वाणिज्य और सामाजिक स्तरीकरण के प्रथम अकाट्य प्रमाण की भी। ज्यादातर शोधकर्ता मानते हैं कि ये अपूर्व उपलब्धियां सेपियंस की संज्ञानात्मक क्षमता में आई क्रांति की उपज थी। उनका कहना है कि जिन लोगों ने निएंडरथल्स को विलुप्ति की ओर धकेला, ऑस्ट्रेलिया को उपनिवेशीकृत किया और स्टाडेल नर्सिंग लायन मैन को तराशा, वे उतने ही अक्लमंद, रचनात्मक और संवेदनशील थे जितने हम हैं। अगर स्टाडेल गुफा के कलाकारों से हमारी मुलाकात हो जाती, तो वे हमारी भाषा सीख सकते थे और हम उनकी। हम जो कुछ भी जानते हैं, वह सब उन्हें समझा पाते। एलिस इन वंडरलैंड के कारनामों से लेकर क्वांटम भौतिकी के विरोधाभासों तक सब कुछ। यही नहीं, वे हमें दुनिया को देखने के अपने समाज के ढंग के बारे में सिखा पाते। 70,000 और 30,000 साल पहले के बीच के वक्त में सोचने और संप्रेषित करने के नए तरीकों के आविर्भाव को संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी जा सकती है। इस क्रांति को किस चीज ने जन्म दिया, हम निश्चित तौर पर नहीं जानते। जिस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, वह कहता है कि आकस्मिक जेनेटिक उत्परिवर्तनों, म्यूटेशंस, ने सेपियंस के मस्तिष्कों की अंदरूनी वायरिंग को बदलकर उनको अपूर्व ढंग से सोचने और सर्वथा नई भाषा का इस्तेमाल करते हुए संप्रेषण करने में सक्षम बना दिया।
हम इसे ज्ञानवृक्ष परिवर्तन की संज्ञा दे सकते हैं। यह परिवर्तन निएंडरथल्स के बजाय सेपियंस के डीएनए में क्यों घटित हुआ? हमारा अनुमान है कि यह विशुद्ध संयोग था, लेकिन ज्ञानवृक्ष परिवर्तन के कारणों से ज्यादा इसके परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है। सेपियंस की नई भाषा में ऐसा क्या खास था कि इसने हमें दुनिया को जीतने के काबिल बना दिया? यह संप्रेषण की पहली व्यवस्था नहीं थी। हर प्राणी जानता है कि संवाद कैसे किया जाता है। यहाँ तक कि मधुमक्खियों और चींटियों जैसे कीड़े भी अच्छे ढंग से जानते हैं कि भोजन के ठिकाने के बारे में एक दूसरे को सूचित कैसे किया जाए। ना ही यह पहली वाचिक संप्रेषण व्यवस्था थी। वानरों, एप्स और बंदरों की सभी प्रजातियों समेत कई प्राणी वाचिक संकेतों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हरे बंदर, ग्रीन मंकीज, खतरे के प्रति एक दूसरे को आगाह करने के लिए विभिन्न किस्म की पुकारों का उपयोग करते हैं। प्राणी वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक पुकार की पहचान की है, जिसका मतलब होता सावधान। गिद्ध एक थोड़ी सी भिन्न पुकार चेतावनी देती है, सावधान। शेर जब शोधकर्ताओं ने बंदरों के एक झुंड के सामने पहली तरह की पुकार की रिकॉर्डिंग बजाई, तो सारे बंदर अपना अपना काम रोककर डरे हुए ऊपर की ओर देखने लगे। जब उसी झुंड ने दूसरी पुकार की रिकॉर्डिंग यानी शेर की चेतावनी सुनी, तो वे फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गए। सेपियंस हरे बंदरों के मुकाबले भिन्न भिन्न तरह की अनेक आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन हेल मछलियों और हाथियों में बराबर की प्रभावशाली क्षमताएं होती है। एक तोता कोई भी ऐसी बात कह सकता है जो अल्बर्ट आइंस्टीन कह सकते थे। साथ ही वह फोन की घंटी, दरवाजे के जोर से बंद होने और सायरन के चिल्लाने की आवाजों की नकल भी कर सकता है। आइंस्टीन जिस किसी भी मामले में तोते से श्रेष्ठ रहे हों, लेकिन यह वाचिक मामले की श्रेष्ठता नहीं थी। तब फिर हमारी भाषा में खास क्या है? इसका सबसे आम जवाब यह है कि हमारी भाषा आश्चर्यजनक रूप से लचीली है। हम ध्वनियों और संकेतों की सीमित संख्या को जोड़कर अंतहीन वाक्य बना सकते हैं। इस तरह हम अपनी आसपास की दुनिया के बारे में सूचना की असाधारण मात्रा को निगल सकते हैं, उसका संग्रह कर सकते हैं और उसे संप्रेषित कर सकते हैं। एक हरा बंदर अपने साथियों से चीख कर कह सकता है, सावधान। शेर लेकिन एक आधुनिक मानव अपने दोस्त से कह सकता है कि उसने आज सुबह नदी के मोड़ के करीब एक शेर को बाइसन के झुंड का पीछा करते देखा है। वह इसके बाद उस इलाके की ओर जाने वाले विभिन्न रास्तों समेत एकदम सही ठिकाने का वर्णन कर सकता है। इस सूचना के साथ उसके दल के सदस्य इकट्ठा होकर बातचीत कर सकते हैं कि क्या उन्हें शेर को खदेड़ने और बाइसन का शिकार करने नदी पर जाना चाहिए। एक दूसरा अनुमान इस बात पर सहमत है कि हमारी अनूठी भाषा संसार के बारे में जानकारी साझा करने के लिए विकसित हुई, लेकिन जिस सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को संप्रेषित करने की जरूरत थी, वह मनुष्यों के बारे में थी, ना कि शेरों और बाइसनों के बारे में। हमारी भाषा गपशप, गॉसिप करने के एक तरीके के रूप में विकसित हुई। इस अनुमान के मुताबिक होमो सेपियंस प्राथमिक तौर पर एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक सहकार जीवित बने रहने और प्रजनन करने के लिए हमारी कुंजी है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए शेरों और बाइसनों के ठिकानों के बारे में जान लेना भर पर्याप्त नहीं है। उनके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि उनके समूह में कौन किससे नफरत करता है, कौन किसके साथ सो रहा है, कौन ईमानदार है और कौन धोखेबाज है। कुछ दर्जन व्यक्तियों के लगातार बदलते रिश्तों पर नजर रखने के लिए हमें जानकारी की जो मात्रा हासिल करना और एकत्र करना अनिवार्य है, वह चौंका देने वाली है। 50 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक 2 लोगों के बीच 1225 रिश्ते होते हैं और असंख्य तादाद में और भी जटिल सामाजिक संयोजन होते हैं। इस तरह की सामाजिक जानकारी में सारे वानर भी गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन कारगर ढंग से गपशप करने में उन्हें कठिनाई होती है।
निएंडरथल्स और आदिम होमोसेपियंस को भी शायद एक दूसरे की पीठ पीछे बतियाने, एक बहुनिंदित योग्यता, जो दरअसल लोगों की बड़ी तादाद के बीच आपसी सहकार के लिए अनिवार्य होती है, में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। आधुनिक सेपियंस ने लगभग 70,000 साल पहले जो नई भाषा संबंधी दक्षताएं हासिल की, उसने उन्हें घंटों आपस में बतियाने में सक्षम बनाया। कौन भरोसे के काबिल है, इस बारे में विश्वसनीय सूचना का मतलब था कि छोटे समूह विस्तार पाकर बड़े समूहों में बदल सकते थे। इससे सेपियंस परस्पर सहकार के अधिक प्रगाढ़ और उन्नत रूप विकसित कर सकते थे। यह गप्पाबाजी का सिद्धांत एक मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन बहुत से अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं। यहाँ तक कि आज भी मानवीय संप्रेषण का विराट हिस्सा, चाहे वह संप्रेषण ईमेल के रूप में हो, फोन कॉल्स के रूप में हो या अखबार के कॉलमों के रूप में हो, गपशप ही है। हम इसे इतने सहज तरीके से करते हैं कि लगता है मानो हमारी भाषा इसी के लिए विकसित हुई है। क्या आपको लगता है कि इतिहास के प्रोफेसर जब लंच के लिए एकत्र होते हैं तो वे प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में गपशप करते होंगे, या परमाणु भौतिकीविद वैज्ञानिक सम्मेलनों के कॉफी ब्रेक के दौरान पदार्थ के सूक्ष्म अणुओं के बारे में बात करते होंगे? कभी कभी, लेकिन ज्यादातर वे उस प्रोफेसर के बारे में कानाफूसी करते हैं जिसने अपने पति को छल करते हुए पकड़ा, या विभागाध्यक्ष और डीन के झगड़े के बारे में, या उन अफवाहों के बारे में कि उनके एक सहकर्मी ने अपने रिसर्च फंड का इस्तेमाल लेक्सस कार खरीदने में कर लिया। गॉसिप सामान्यतः दुराचारों पर केंद्रित होते हैं। अफवाहें फैलाने वाले लोग असली पत्रकार होते हैं, जो समाज को धोखेबाजों और मुफ्तखोरों के बारे में सूचित करते हैं और इस तरह उनसे समाज की रक्षा करते हैं। बहुत मुमकिन है कि गप्पाबाजी का सिद्धांत और नदी के करीब शेर है का सिद्धांत दोनों ही सही हो। तब भी हमारी भाषा का सच्चे अर्थों में अनूठा लक्षण मनुष्यों और शेरों के बारे में सूचना देने की इसकी सामर्थ्य नहीं है। इसके बजाय यह उन चीजों के बारे में सूचना देने की सामर्थ्य है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, केवल सेपियंस ही उन तमाम तरह की चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने कभी भी देखा, छुआ या सूंघा नहीं है। जर्मनी की स्टाडेल गुफा में पाई गई एक नर सिंह या नारी सिंह की हाथीदांत की मूर्ति लगभग 32,000 साल पुरानी, शरीर इंसान का है लेकिन सिर सिंह जैसा है। यह कला और शायद धर्म और जिन चीजों का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कल्पना कर सकने की इंसानी सामर्थ्य के भी पहले के निर्विवाद उदाहरणों में से एक है। किंवदंतियां, मिथक, देवता और धर्म पहली बार संज्ञानात्मक क्रांति के साथ प्रकट हुए। बहुत सारे प्राणी और मानव प्रजातियां पहले यह कह सकती थी कि सावधान, शेर। संज्ञानात्मक क्रांति की वजह से होमो सेपियंस ने यह कहने की क्षमता हासिल की कि शेर हमारे कबीले का रक्षक देवदूत है। कल्पित चीजों के बारे में बात करने की यह सामर्थ्य सेपियंस की भाषा की सबसे अनूठी विशेषता है। इस बात पर सहमत होना अपेक्षाकृत आसान है कि सिर्फ होमो सेपियंस ही उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, और नाश्ते की पहले 6 तरह की असंभव चीजों की कल्पना कर सकते हैं। आप किसी बंदर को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि अगर वह आपको एक केला दे दे तो उसे मरने के बाद बंदरों के स्वर्ग में अंतहीन केले मिलेंगे। यह बात महत्वपूर्ण क्यों है? आखिरकार कल्पना, फिक्शन, खतरनाक ढंग से गुमराह या भ्रमित करने वाली हो सकती है। जो लोग परियों या यूनिकॉर्न की तलाश में जंगलों में भटकते हैं, उनके जीवित बने रहने की संभावनाएं उन लोगों के मुकाबले कम प्रतीत होंगी जो वहां मशरूम या हिरणों की तलाश में जाते हैं। अगर आप अस्तित्वहीन रक्षक देवदूतों की प्रार्थना करते घंटों हुए गुजार देते हैं, तो क्या आप अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं? वह समय जो आप भोजन की तलाश, लड़ने और विवाहेतर संभोग करने में बेहतर ढंग से बिता सकते हैं। लेकिन कल्पना ने हमें महज चीजों का अनुमान लगाने में ही सक्षम नहीं बनाया है,
बल्कि सामूहिक रूप से ऐसा करने में भी सक्षम बनाया। हम बाइबल के सृष्टि कथा जैसे आम मिथकों, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के ड्रीम टाइम जैसे मिथकों और आधुनिक राज्यों के राष्ट्रवादी मिथकों की रचना कर सकते हैं। इस तरह के मिथकों ने बड़ी संख्या में सेपियंस को लचीले ढंग से आपसी सहयोग बरतने की अपूर्व सामर्थ्य प्रदान की। चींटियां और मधुमक्खियां भी बड़ी तादाद में साथ मिलकर काम कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा बहुत बेलोच ढंग से और करीबी संबंधियों के साथ ही करती हैं। भेड़िए और चिंपांजी चींटियों के मुकाबले ज्यादा लचीले ढंग से परस्पर सहयोग करते हैं, लेकिन वे ऐसा अपने जैसे उन थोड़े से व्यक्तियों के साथ मिलकर कर सकते हैं जिन्हें वे करीब से जानते हैं। सेपियंस असंख्य अजनबियों के साथ बेहद लचीले ढंग से सहयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि सेपियंस संसार पर हुकूमत करते हैं, जबकि चींटियां हमारी जूठन खाती है और चिंपांजी चिड़ियाघरों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में बंद होते हैं।